जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बीएसएससी सीजीएल का जो भी प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 2 चला रहे हैं, इसका सेट नंबर दूसरा होगा। पहला सेट का कंप्लीट डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जाके पिछले वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो से मिल जाएगा आपको। और यह सचिवालय सहायक, ये कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वन डे एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस पूछे जाता है, वो सारे में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ध्यान में देखिएगा, LEAD लीड मैथमेटिक्स पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जाने से पहले हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि जो भी बीएसएससी का तैयारी करते हैं सीरियस ढंग से, ठीक है, सीरियसली अगर कोई बीएसएससी का तैयारी करते हैं, सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं, यह आपको लुसेंट पढ़ना अति आवश्यक है। और लुसेंट अगर जो भी पटना में छात्र एवं छात्राएं रह रहे हैं, अगर वह पटना में हैं और अच्छे से लुसेंट को याद करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच का नाम है परिश्रम बैच। ये मात्र 45 से 50 दिन का क्लास होगा, लेकिन सप्ते में 15 से 16 घंटे क्लास चलेगा आपका। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो 1-1 घंटे का क्लास चलेगा, सैटरडे संडे को 5-5 घंटे का क्लास चलेगा। और कंप्लीट लुसेंट प्रयास करेंगे याद करवाने का। ठीक है, लुसेंट के साथ साथ आपका घटना चक्र भी उसी में ऐड रहता है। और यह बैच 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसका टाइमिंग है शाम के 6 से 7 बजे, शाम के 6 से 7 बजे। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और इसका फी जो है इस बैच का मात्र 499 रुपया है। और यह कोचिंग जो है ज्ञानदीप, लाल कोठी, भिखना पहाड़ी, 8,06,। यहाँ पर जाइए या तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जीके जीएस का। चलिए आपका यहाँ पर देखिए 70 तक तो मैथ रीजनिंग है। आप लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, करे कि उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है। तो मेटाबॉलिक एंजाइम जो है यह विषाणुओं में अनुपस्थित रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए विषाणु जो है इसका जो प्रकृति होता है, यह कुछ सजीव भी होता है कुछ निर्जीव। जैसे कि आप बॉडी के अंदर है तब तो वह सजीव के रूप में मतलब व्यवहार करता है, अब बॉडी से बाहर है तो वह क्या होता है, निर्जीव होता है। अब बात करते हैं कि उपापचयन का। ठीक है, तो उपापचयी प्रक्रिया जो होती है वह 2 चरणों में संपन्न होती है। एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। अपचयन जो होता है, उपचयन जो होता है, उपचयन की क्रिया जिसको कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और अपचयन की बात करें कैटाबॉलिज्म का, तो उसमें जो है अपचयन की क्रिया में ऊर्जा टूटती है। ऊर्जा क्या होती है, टूटती है। किसमें, यह कैटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 72। अल्नाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। बात करते हैं अल्नाइट का, तो अल्नाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है। और थोरियम आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए थोरियम का 3 अयस्क मुख्यतः पूछा जाता है। एक तो अल्नाइट हो गया और एक है मोनोजाइट। क्या है, मोनोजाइट भी किसका अयस्क है, थोरियम का। और एक है आपका थेरेनाइट। थेरेनाइट याद रखिएगा, तीनों अयस्क को थोरियम का। एक तो हो गया अल्नाइट, एक हो गया मोनोजाइट और एक हो गया थेरेनाइट। इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं थोरियम का, यह पूरे विश्व में भारत का जो है थोरियम उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। और भारत में कहाँ पर, यह केरल। अभी क्वेश्चन पूछा था कि थोरियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो यह आपका केरल राज्य का आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है कि बॉक्साइट यह किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मेढक में जो है दांत होते हैं, मेढक में जो दांत होते हैं वह क्या होता है। तो मेढक में दांत होता है होमोडोंट। क्या होता है, होमोडोंट। अब देखिए होमोडोंट दांत कहते हैं किसको है, जैसे हो गया छिपकली, आपका मेढक, ये सभी दांत क्या होता है, एक ही प्रकार के होता है। जिसका दांत एक ही प्रकार का हो उसको कहते हैं होमोडेंट। ठीक है, और थेकोडेंट कहते हैं, थेकोडेंट ऐसे दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं, जैसे मनुष्य का दांत, ये सब क्या होता है, थेकोडेंट कहलाता है। जो कि जबड़े में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है।
उसके बाद यह हेट्रोडोंट की बात करते हैं तो वैसे दांत जो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं उसको कहते हैं हेट्रोडेंट। क्या कहते हैं? हेट्रोडेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो सांप हो गया, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ, ये जो आते हैं यह किस में आते हैं? तो ये जो आते हैं यह सरीसृप में आते हैं, सरीसृप में, ठीक है। और इसे, ठीक है, सरीसृप जिसको कहते हैं रेप्टाइल, ठीक है। और इस वर्ग के प्राणी सामान्यतः शोषण जो करते हैं वह फेफड़े द्वारा, किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। और इसका जो रेप्टाइल होता है उसका हृदय जो है यह 3 कोष्ठीय होता है, ठीक है। रेप्टाइल का हृदय यह 3 कोष्ठीय, लेकिन एक अपवाद में होता है, कौन? मगरमच्छ, जिसका हृदय जो है यह 4 कोष्ठीय होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पक्षी वर्ग में हृदय क्या होती है? 4 कोष्ठीय होती है। ना उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग और एमू, ठीक है, शुतुरमुर्ग और एमू। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 75 नंबर देखिए मैथ का है। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्या है? यह मजबूत क्षार है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है दाब के लिए यह सूत्र क्या होता है? तो दाब बराबर जानते हैं क्या होता है? फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स बटे एरिया यानी कि बल बटे क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब देखिए फोर्स बटे एरिया, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रा अगर पूछे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है। दाब जो है एक अदिश राशि है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं 1 पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 78 पे। 78 नंबर प्रश्न ध्यान से देखें क्या कर रहा है। कह रहा है कि एकल, ठीक है, एक एकल मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल यह अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जो है 2 पतले कंबल के मध्य फंसी वायु इससे होकर उष्मा का प्रवाहित नहीं होने देती है, क्योंकि वायु क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए से जो है यह क्या होता है? एक मोटे कंबल ओढ़ने से अच्छा होता है कि 2 पतले पतले कंबल ओढ़ेंगे तो वह क्या होता है? कम ठंडा लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 79। कह रहा है कि एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का जो है बारीक सिराओं का यह अवतरित प्रतिबिंब बनाती है। यह किसके कारण बनाती है? इसका कारण क्या है? तो एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराओं का या आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है यह अपवर्तन के कारण बनता है, ठीक है। यह अपवर्तन के कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अपवर्तन कहते किसको हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह प्रवेश करती है तो उसका जो है किरण क्या होता है? उसमें ये तो कभी अभिलंब की ओर हट जाती है, कभी अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो इसी यानी प्रकाश के किरणों का मुड़ना यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन की घटना। जैसे कि प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की दौर उड़ जाएगा, ठीक है। और अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आता तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का यह पीएच सीमा क्या है? हमारे शरीर का जो पीएच सीमा है वह क्या है? यानी पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल अगर 7 से कम होता है तो वह होता है अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो वह होता है क्षारीय। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वह 7 से लेकर 7.8 तक, ठीक है, 7.0 से 7.8, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 81 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि इलियम है क्या? तो इलियम जो है एक छोटी आंत्र का अंतिम भाग होता है जिसको कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम, यानी छोटी आंत का जो यह अंतिम भाग होता है
उसको कहते हैं इलियम। बात करते हैं छोटी आंत का, तो छोटी आंत में यह क्या होता है, भोजन के पाचन तथा अवशोषण का जो मुख्य केंद्र होता है वह छोटी आंत होता है, और छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, एक गृहिणी जिसको कहते हैं डिड्यूनम, एक होता है मध्यांत जिसको जेजुनम कहते हैं, और एक होता है शेषांत्र जिसको कहते हैं क्या, इलियम कहते हैं। शेषांत्र छोटी आंत का क्या होता है, अंतिम हिस्सा होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है कि पादप कोशिका में अंतरा कोशिका संयोजन डैश कहलाते हैं। तो यह पादप कोशिका में अंतरा कोशिका का संयोजन जो कहलाता है वह जीव द्रव तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव तंतु कहलाता है। और जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर बनता है जीव द्रव बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जीव द्रव ही यह जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। किसको, यह जीव द्रव को ही भौतिक जीवन का आधार माना जाता है, इसको भी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर आपका प्रश्न नंबर 83। करें कि उन यह जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। भंडारण के दौरान क्या होता है, क्षति पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि सिर्फ यह कृंतक, पक्षी, पशु, यह सही है। सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम, सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु और खमीर, फफूंद, यह सारा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 84। कह कि वर्ण लेखिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में कौन अपने अपघटन में पृथक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, यह औषधि सम्मिलित रक्त नमूना, ठीक है, औषधियां सम्मिलित रक्त नमूना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आगे प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 85 पे। 85 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले डैश के समीप निर्मित होती है। तो ऑक्सीजन का जो बुलबुला होगा यह कहाँ पर निर्मित होगा, तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक सिरे पर होगा, ठीक है, धनात्मक सिरे पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह बी, ठीक है, धनात्मक सिरे पर। नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट शब्द देखिए, एक दो पॉइंट याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस की खोज सर्वप्रथम स्वीडन के यह सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, यह 1772 में किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन एक रंगहीन, ठीक है, रंगहीन गंधहीन वायु से कुछ भारी गैसें होती है। कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 86। एक निकाय विश्रामावस्था में, ठीक है, विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह क्या होगा, एक निकाय जो है यह विश्राम यानी कि विराम अवस्था में कहलाएगा कब, जब समय के साथ वह अपने स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है। यानी कि आप 1 घंटा कोई क्लास में बैठे हुए हैं, 8 बजे गए हैं, 9 बजे तक वहीं बैठे हैं, इसका मतलब कि आप 8 से 9 तक क्या है, विश्राम की स्थिति में, उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 87। कह रहा है कि जाइलम एवं फ्लोएम है। तो जाइलम एवं फ्लोएम क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है जिसको कहते हैं चालन उत्तक भी कहते हैं, ठीक है, चालन उत्तक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जाइलम उत्तक जो है यह जड़, तना, पत्तियों में पाए जाने वाला, और यह क्या होता है, जाइलम जो है यह जल का परिवहन करवाता है, जबकि फ्लोएम जो है यह पौधे को खनिज लवण पहुंचाने में मदद करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 88 नंबर है कि बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होती है, किस पर, तो यह बहुमूर्तिदर्शी जो है किस अवधारणा पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुलित परावर्तन पर, ठीक है, बहुलित परावर्तन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जैसे कि कैलिडोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण होता है, वह भी क्या होता है, बहुलित परावर्तन पर आधारित होता है। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 89। करें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित हुआ था।
तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो अधिनियमित हुआ था वह हुआ था 1972, और 1972 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम कब आया था। तो जैव विविधता अधिनियम जो आया था वह 2002 में, ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986, ध्यान में रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण वन्य जीव अभ्यारण्य यह जो है 1986 में। और बात करते हैं वायु प्रदूषण अधिनियम का, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम यह 1981 की बात है। वन संरक्षण अधिनियम यह 1980 और जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण यह 1974 का है। ये सारा पॉइंट आपका दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं करें कि यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं कहलाते हैं क्या। यह कहलाते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 91, करें कि उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को यह ऊन प्रदान करता है, वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन, ठीक है। भोजन जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि पशुओं के यह कोशिकाओं को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ऊन नहीं है, सॉरी, ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 92 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 92 नंबर प्रश्न है करें कि मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार का होता है वह कौन सा है। तो मानव शरीर में यह WBC श्वेत रक्त कणिका का जो आकार होता है वह किसके आकार का होता है, अमीबा के आकार का होता है, यानी श्वेत रक्त कोशिका WBC कहते हैं। और WBC को यह ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और इसकी जो आयु होती है यह 2 से 4 दिन भी लिखता है कहीं के, इसको ध्यान में रखिएगा। और मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या जो होती है 5000 से 9000 के आसपास होती है, ठीक है। और WBC का व्यास जो होता है यह 12 µm से लेकर के जो है यह 17 µm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 93, कह रहे किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है। नीलाचल हिल्स यह कहाँ पड़ता है। तो यह मशहूर, यह जो है गुवाहाटी में पड़ता है। कहाँ पर, गुवाहाटी में, ठीक है। नीलाचल हिल यह कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में। कामाख्या मंदिर नीलाचल हिल पहाड़ी पर ही स्थित है, याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर जो है यह नीलाचल, ठीक है, नीलाचल पहाड़ी पर ही स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला भी आयोजित किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 94, करेक्ट डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। जो वसा को क्या करता है, विघटित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, लार में, ठीक है। लार में लिंगुअल लाइपेज, ठीक है, लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को क्या करता है, विघटित कर देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और लार एंजाइम में, ठीक है, लार में जो है एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च के पाचन को क्या करता है, सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 यह कतर के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है। तो फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है, यह किया गया है बायजूस को, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 96, करें कि जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटन हो जाता है, किसकी सहायता से। तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम की सहायता से जटिल खाद्य पदार्थ जो है वह सरल खाद्य पदार्थ में क्या होती है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कुछ एंजाइम है और उसका उपयोग जो करते हैं कहाँ करते हैं, जैसे लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं बैक्टीरिया को नष्ट करने में, लाइपेज वसा का पाचन में, पेप्सिन जो है यह प्रोटीन के पाचन में सहायता होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का पुर्तगाली की खोजकर्ता वास्को डी गामा, ठीक है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में डैश में पदार्पण हुआ था। तो यह 17 मई 1498 को
पुर्तगाली यात्री यह वास्को डी गामा जो कि कालीकट पर आया था, और उस समय कालीकट का राजा जमोरिन था, और जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत भी किया था। और वास्को डी गामा पहला यात्री था, जो पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत में पदार्पण हुआ था इसका, पुर्तगाली का, ठीक है। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बना वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, और दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो बना वह बना यह अल्बुकर्क, ठीक है। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहते हैं, क्योंकि 1510 में उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। कब छीना था? 1510 ईस्वी में छीना था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 98 पे। 98 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेडीयू का जो है यह जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुना गया है? यह राजीव रंजन सिंह को चुना गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह सी, ठीक है, जिसको अभी कहते हैं ललन सिंह भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 17वीं लोकसभा में महिला सदस्य सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या जो है वह 78 है, 78 याद रखिएगा। और लोकसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है, यह संसद का प्रथम सदन भी कहते हैं उसको। और लोकसभा में सदस्य चुनने हेतु यह गुप्त मतदान के द्वारा लोकसभा का सदस्य का जो है चुनाव होता है, और मतदाता का जो उम्र होता है वह 18 वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है। अभी जो वह 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का जो है अध्यक्ष जो था वह जीबी मावलंकर था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 70, इसके बाद है फिर 100 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामले में सजा को निलंबित या माप कम कर दिए जाने के लिए परिभाषित है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है, निलंबित कर सजा को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है या कम कर सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अनुच्छेद 63 का। तो यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद का सृजन की बात कहा गया अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 55 की बात करते हैं, तो यह अनुच्छेद 55 में यह राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 101। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अंतराल कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? तो ग्राम सभा का जो पंचायत होता है, जो ग्राम सभा का बैठक होता है, उसके बीच 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 बैठक के बीच का अंतर जो होना चाहिए वह 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और ग्राम सभा के बैठक का आयोजन करने का दायित्व किसका होता है? तो यह मुखिया का होता है, इसको ध्यान में रखेगा। और इसकी अध्यक्षता भी मुखिया करता है, अगर मुखिया नहीं रहेगा तो यह उप मुखिया करेगा। 102 नंबर। टोक्यो ओलंपिक खेल में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? यह टोक्यो ओलंपिक में कुल जो है 33 खेल शामिल किया गया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15 माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को यह जाना जाता है किस नाम से? तो इसका राइट आंसर होगा अमावस्या के नाम से। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, जिसको कहते हैं न्यू मून डे, ठीक है, न्यू मून डे, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर का 104 देखिए, मैथ का 105, मैथ का 106, मैथ का 107, मैथ का 108 पे चलते हैं। कह कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी अरब सागर से मिलती है? तो कौन सा नदी जो है यह अरब सागर से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा तापी, ठीक है, तापी जो है यह अरब सागर से मिलती है। तापी हो गया, नर्मदा, मही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये सारा नदी जो है ये किससे मिलती है? अरब सागर से। जबकि सिंध हो गया, पेंच, ये बेतवा, ये सब आपका जो है बंगाल की खाड़ी का ये नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका, गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी की बात करते हैं तो ये किसको कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी यह
भूमिका कहा जाता है। क्या कहता है? यह भूमिका, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। भूमिका, भूमर सुकम मो का भूमिका कहा जाता है। गौंड जनजाति के पुजारी किसे कहते हैं? तो यह भूमिका को कहते हैं, और इसको याद रखिएगा। अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड नहीं मारिएगा, वो 2011 से पहले था, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह क्वेश्चन अभी बीपीएससी में पूछा भी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट कि मियां तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? मियां तानसेन का मकबरा यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका कौन सा हो जाएगा? यह ग्वालियर में स्थित है। मियां तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और संगीत सम्राट तानसेन का जो जन्म हुआ था 1506 में एक ब्राह्मण परिवार में, और इसका मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है। और इसका मियां की टोड़ी और मियां का मल्हार, मियां का सारंग दरबारी कन्हारा, यह सब इसकी जो है प्रमुख कृतियां हैं। कंठाभरण वाणी विलास, अकबर ने तानसेन को यह उपाधि दिया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 110 के बाद 111 नंबर। 111 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो यह ऑपरेशन फ्लड यह किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंधित है राष्ट्रीय डेयरी से। ठीक है, नहीं, डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और यह किसको कहा जाता है? वस्तुकार जो कहते हैं वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और श्वेत क्रांति का जनक जो है यह भी किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। और प्रति वर्ष 1 जून को मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का, भारत के संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारत की नागरिकता की बात करते हैं कि यह भारत की नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में भारत की नागरिकता का बात कहा गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और भारत में जो नागरिकता प्राप्त किया जाता है यह 5 प्रकार से: जन्म से, वंश परंपरा, और एक पंजीकरण, एक देशीकरण, एक अर्जित भूमि के भारत में विलय क्षेत्र कर जनसंख्या को जो भी है यह नागरिकता प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 113, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 59 जो है यह संबंधित है राष्ट्रपति के कार्य की शर्तें से संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो यह राष्ट्रपति के पदावधि की बात करता है, अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि की बात करता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। इस सब को पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन सा वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यह कौन सा वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह 2003 में अधिनियमित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 115। करे कि 115 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। करे कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध यह संगरोध शासन की अवज्ञा से है? भारतीय दंड संहिता का कौन सा धारा यह संगरोध शासन की अवज्ञा से संबंधित है? यह धारा 271 आपका राइट आंसर होगा। कोविड-19 के धारा जो है ये कोविड-19 के दौरान जो धारा सक्रिय हो गया था वह 271 ही था, जो कि क्या हो गया था? सक्रिय हो गया था। और भारत में विधि कोड लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपने गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप जो है इसका नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो इसका राइट आंसर होगा यह घाघरापुरी। ठीक है, घाघरापुरी नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घाघरापुरी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 117। 117 पर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? तो राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का जो गठन पहली बार किया गया था यह 1952 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो यह 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था।
और राज्यसभा जो है यह उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन। और राज्यसभा का पहली बैठक गठन तो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी पहली बैठक जो हुआ था यह 13 मई 1952 को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से, ठीक है, 118 को देख लेते हैं पहले, ठीक है। कह कि बिहार में कितनी आबादी पर यह पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो बिहार में 5000 यह आबादी पर जो है एक पंचायत समिति यह चुना जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 120। कह रहा है कि गैसोलीन का पर्याय क्या होता है? तो गैसोलीन का पर्याय होता है पेट्रोल। क्या होता है? पेट्रोल। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 121। कह रहा है कि लार की प्रकृति जो होती है वह क्या होती है? तो लार की प्रकृति होती है अम्लीय, चूंकि लार का पीएच मान जो होता है यह 6.8 के आसपास होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 122। कह रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो बना होता है वह किससे बना होता है? यह आप लोग जानते हैं बखूबी कि बाह्य कर्ण का कठोर भाग जो बना होता है यह उपास्थि से कार्टिलेज का बना होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कार्टिलेज, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका यह 123। कह रहा है कि मेन कून, ठीक है, मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? मेन कून, रागडोल और सोमाली जो है यह किसकी नस्लें हैं? यह बिल्ली का नस्ल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह ए। भारत में 8 प्रजातियां का बिल्ली पाया जाता है और विश्व में करीब जो है 37 नस्लें पाई जाती है बिल्लियां का, ध्यान रखिएगा। और बाघ हो गया, चीता और तेंदुआ, यह बिल्ली की बड़ी नस्लें कहलाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है कि हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डैश रूप में मनाते हैं। तो हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाते हैं कृमि निवारण दिवस, ठीक है, कृमि निवारण दिवस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 3, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 125 पे। 125 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए जहां की सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा निधि। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन टी, ठीक है। संचित निधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का, और आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है 267 में है। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर यह डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहते हैं उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ता द्वारा जो खरीदे जाने के पर कहा जाता है यह उपभोग वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि पक एक जो है बेसबॉल में कितने टांके होते हैं? तो एक बेसबॉल में 108 टांके होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और बेसबॉल खेल का जन्मदाता राज्य जो है यह यूएसए है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बेसबॉल खेल में जो है 9 खिलाड़ियां होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर होगा सत्रिया, ठीक है, सत्रिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सत्रिया या असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जिसको जो है शास्त्रीय नृत्य है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। भारतनाट्यम पूछे कहाँ का है? यह तमिलनाडु का। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल का है, और उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया असम का,
मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो यह केरल का है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 129, करे कि मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक है J.R. हिक्स है। ठीक है, J.R. हिक्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं 130, भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किया गया था। तो भारत में पहली बार जो है सोने के सिक्के जो जारी किया था यह यवन शासकों के द्वारा जारी किया गया था, याद रखिएगा। और भारत में सबसे शुद्ध यह सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों के समय किया गया था। और भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यानी कि यवन शासक ने करवाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और कुषाण शासकों में सबसे पहले था कौन? वीम कटफिसेस, जो कि ये सोने के सिक्के जारी किया था। अगला प्रश्न चलते हैं, बिहू किस राज्य के ये सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वह कहाँ का है? असम का। बिहू लोक नृत्य है असम का, और यह फसल के कटाई पर जो है इसको यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, करें कि उस प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए जिसने यह अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे थे। अनटचेबल और कुली नामक यह उपन्यास का लेखक जो है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मुल्कराज। ठीक है, मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, मुल्कराज आनंद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह बी। ठीक है, और देखिए कुछ किताब है उसका लेखक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कहेगी द इनसाइडर का लेखक कौन है? तो यह पीबी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर का है पीबी नरसिम्हा राव। आर के नारायण यह गाइड लिखा है। और इन कस्टडी यह है अनीता देसाई का। इन कस्टडी अनीता देसाई। और गांधी और स्टालिन के लेखक है लुई फिशर। और हाफ गर्लफ्रेंड का है चेतन भगत। दिमाग में रखिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं कि द इनसाइडर का पीबी नरसिम्हा राव, गाइड का आर के नारायणन, और इन कस्टडी अनीता देसाई, गांधी और स्टालिन लुई फिशर, और हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। सारा दिमाग में रखिएगा। अगला है करे कि सिगरिया भित्त चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सिगरिया भित्त चित्र और दाम्बुला गुफा जो पाया जाता है वह पाया जाता है कहाँ पर? श्रीलंका में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है करे कि वर्ले लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली लोक चित्रकारी यह किस राज्य का लोक कला का एक रूप है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वारली महाराष्ट्र का है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। देखिए मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं तो वह बिहार से संबंधित है। पट्ट चित्रकला की बात करते हैं तो यह उड़ीसा से। पिथौरा चित्रकला की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश और गुजरात से। कलमकारी का करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश से। काली घाट चित्रकला का पश्चिम बंगाल से। और चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी यह चित्रकला उत्तर प्रदेश का। तंजौर चित्रकला जो है वह तमिलनाडु का है। और एक है फुलकारी चित्रकला जो कि पंजाब क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है 135, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की रचना संरचना का हिस्सा नहीं है? कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो यह गोपुरम जो है यह बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है, इसको याद रखिएगा। गोपुरम जो है यह दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुरम। अगला क्वेश्चन है करे कि निम्नलिखित में से म्यांमार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यह हकाबो राजा जी। ठीक है, हकाबो राजी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, और इसकी लगभग ऊंचाई जो है यह 5881 मीटर की ऊंचाई पर यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे यह ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, करेक्ट वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग की गठन की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो भारत के नए राष्ट्रपति जो बने हैं द्रौपदी मुर्मू, इसका जो है जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी, उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। 139 करें कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो पहले भारतीय जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। यह दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी क्षेत्र में जो है ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। इसको ध्यान में रखिएगा, आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की उपनदी नहीं है? महानदी की उपनदी कौन सा नहीं है? तो बनास, देखिए बनास ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ना कि महानदी का। जबकि ओंग, हसदे और तेल ये सब किसका है? जोंक, ये सब महानदी का सहायक नदी है, जबकि बनास जो वो चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। 141 कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और नियमों के सत्यापन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन का प्रावधान किया गया? यह होगा 9वां अनुसूची में, ठीक है। 9वां अनुसूची यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, इसको ध्यान में रखेगा। और 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 11वीं है पंचायती राज से, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को अस्थायी रूप यह डैश में मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को यह अस्थायी रूप से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1937 में, ठीक है। 1937 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था यह 1935 में हिंगटन यंग कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो यह 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 143 रंगभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि नामक उपन्यास के लेखक जो है वह कौन है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह बी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 10 स्तंभों में प्रस्तावित है। तो बजट जो है ये कितने स्तंभों में? यह 6 स्तंभों में प्रस्तावित है। यह कौन कौन सा है 6 स्तंभ? हेल्थ है, समावेशी विकास, मानव पूंजी और मिनिमय गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि यह 6 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं 145 कह रहा है कि भगवान डैश की पूजा करते समय यह पेरिनी नृत्य रूप का प्रदर्शन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा भगवान शिव होगा, ठीक है। भगवान शिव यह की पूजा करते समय यह पेरिनी, ठीक है, पेरिनी नृत्य रूप प्रदर्शन किया गया था। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पेरिनी नृत्य प्रायः पुरुषों द्वारा किया जाता है और पेरिनी नृत्य काकतीय राजवंश के दौरान यह तेलंगाना में विकसित किया हुआ था। कहां पर? तेलंगाना क्षेत्र में, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 146 है कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी जो स्थित था वह कहाँ था? गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी था पाटलिपुत्र, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना किया था वह श्री गुप्त ने किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा त्योहार से जुड़ा है? तो सागा दावा त्योहार यह सिक्किम है, इसको ध्यान में रखिएगा। सागा दावा त्योहार यह सिक्किम, और सिक्किम का मुख्य त्योहार जो है लोसर, लुसोंग, ये सब कहाँ का है? यह सिक्किम का मुख्य त्योहार है। अगला प्रश्न चलते हैं, ब्राजील की राजधानी कह रहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश महादेश जो कि एक प्रमुख देश ब्राजील है, ब्राजील का राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी जो है यह ब्राजीलिया है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया आपका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करते हैं तो यह ब्यूनस आयर्स है। चिली का है सेंटियागो, और क्विटो यह इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 149 नंबर कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को क्या कर दिया? जवाहर रोजगार यह नामक रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 में क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया था यह जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको ध्यान में रखिएगा। और जवाहर रोजगार योजना जो आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1989 को हुआ था और इसका नाम 1 अप्रैल 1999 में बदल कर क्या कर दिया, जवाहर समृद्धि योजना। उसके बाद चलते हैं करा कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह जो शुरू हुआ था यह केरल के मालाबार तट में हुआ था। तो यहाँ पर आपका सेट नंबर 2 आज कंप्लीट होता है और सेट नंबर 3 फिर हम कल इसी टाइम लेके आएंगे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह दोस्त के बीच शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।